नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी, आपका अपना बायोलॉजी टीचर ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। जो अगला नेक्स्ट चैप्टर बन रहा है आपका चैप्टर नंबर 8वां क्लास 10th के लिए, इसमें मेरे दोस्तों यह आनुवंशिकता या हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है उसको आपको देखना था। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हो दोस्तों वो आपको मिलती रहे। तो चलते हैं, जो चैप्टर है आपका 8वां क्लास 10th, आनुवंशिकता, जिसे आप हेरिडिटी कहते हैं। इसमें देखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है यहां दिया गया है। क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखें। जैसा आप देख रहे हैं, जनकों से उनकी संतानों में लक्षणों का संचरण आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। आप देखते हैं, कोई भी बेबी जो बॉर्न आउट होता है उसका जो कैरेक्टर है वह मिलता जुलता है किससे? अपने पेरेंट्स से। बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो उससे मिलते जुलते हैं, अपने पेरेंट्स से मिलते जुलते हैं। वह कैरेक्टर कहां से आया उस बच्चे में, यह एक बड़ा प्रश्न होता है। और जब इसकी स्टडी आप करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि यह जो लक्षण है कहीं न कहीं पेरेंट्स से बच्चे तक पहुंचा है। और इस पहुंचने की प्रक्रिया को, यानी पेरेंट्स से कैरेक्टर्स का जो लक्षणों का बच्चे तक पहुंचने की जो घटना है, उसी के दोस्तों आनुवंशिकता या हेरिडिटी के नाम से हम आप जानते हैं। तो यहाँ देखेंगे, हेरिडिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई बार पूछा गया है कि आनुवंशिकता क्या है। मेरे बच्चों, आनुवंशिक कैरेक्टर्स का मम्मी पापा से, मदर से, फादर से आप तक पहुंचने की जो घटना है उसी को कहते हैं, या प्रक्रिया है, उसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। अब अगला जो प्रश्न आपके सामने है मेरे दोस्तों, वो है क्या? वेरिएशन। एक प्रजाति के सदस्यों के लक्षणों में अंतर, विभिन्नताएं या वेरिएशन कहलाते हैं। मतलब एक ही जाति के जो विभिन्न ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं उनमें कुछ ना कुछ लक्षणों को लेकर के अंतर पाया जाता है। ठीक, यही जो लक्षण है, यही दोस्तों क्या कहलाता है? वेरिएशन कहलाता है। स्पष्ट शब्दों में लिखा है, एक ही प्रजाति के सदस्यों के लक्षणों में अंतर। यानी कोई भी जीव, मान लीजिए मनुष्य ही, एक मनुष्य का जो बॉडी फिजियोलॉजी है या कहते शारीरिक संरचना है और भी एक्टिविटीज है, वह दूसरे से हूबहू नहीं मिलती है। शायद ही रेयर ही होता है जब मिलती है, अन्यथा मैच नहीं करती, कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाता है। और दोस्तों यही जो डिफरेंस है यह उनको अलग बनाता है, और यही अलगाव जो है वो आपको देखने को यहाँ मिलता है। तो आप यहाँ देखेंगे, अलगाव में क्या होगा कि यहाँ एक प्रजाति के जो सदस्य होंगे उनके लक्षणों में अंतर दिखाई देगा, तो उसको हम वेरिएशन कहेंगे। और कैरेक्टर्स का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन जाना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचना, मम्मी पापा या पेरेंटल पीढ़ी से बच्चे की पीढ़ी तक पहुंचना ही क्या कहलाएगा? आपका हेरिडिटी कहलाएगा। उम्मीद है यह बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही है आनुवंशिकता। तो आनुवंशिक लक्षण कैसे बच्चे तक पहुंचा, इसका एक्सप्लेनेशन मेरे बच्चों यहाँ दिया गया होता है। अब यहां देखेंगे अगला, आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। तो यहां आपको ध्यान देना था, पहला तो था आनुवंशिकता, ये आपने देख लिया। दूसरा आपका था क्या? विभिन्नताएं। ये आपने देख लिया। अब आपसे अगला जो कह रहा है वह क्या कह रहा है? आनुवंशिकी किसे कहते हैं, यह प्रश्न है।
अनुवांशिकी किसे कहते हैं मेरे दोस्तों? ये अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, अनुवांशिकी। अनुवांशिकी या जिसे आप जेनेटिक्स कहते हैं, ये है क्या? अनुवांशिकी या जेनेटिक्स है क्या मेरे बच्चों? इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है? आनुवांशिक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवांशिकता तथा विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी मेरे बच्चों, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें ऊपर की जो ये दोनों टर्म हैं उनकी क्या होती है? स्टडी होती है। उम्मीद है बात समझ में आ रही होगी। आगे बढ़िए। दिया है आनुवांशिकी पद का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वह विलियम वेटसन नामक साइंटिस्ट ने 1906 में किया था। कौन किए थे भाई? नाम देखिएगा, विलियम वेटसन। विलियम जो वेटसन साहब हैं, इन्होंने ही 1906 में क्या किया था? ये जो टर्म था मेरे दोस्तों अनुवांशिकी, ये दिया था। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे देखिएगा, लैंगिक जन्म के समय विभिन्नताएं निम्न कारण से उत्पन्न होती हैं। वेरिएशन क्यों उत्पन्न होते हैं, क्यों वेरिएशन किसी जीव में पाए जाते हैं, उसके बारे में यहां बताया गया है। थोड़ा सा इनकी बातें करते हैं। देखिएगा, युग्मनज के समय गुणसूत्रों के पृथक्करण से, है ना? क्या मतलब? युग्मनज, युग्मक जन, सॉरी, युग्मक जन्म यानी गैमिटोजेनेसिस। यानी गैमीट का निर्माण। आप जानते हैं कि मेल से, मेल गैमीट जिसे आप स्पर्म कहते हैं, हिंदी में होता है मेरे बच्चों शुक्राणु, और फीमेल से फीमेल गैमीट जिसे आप क्या कहते हैं इंग्लिश में एग या हिंदी में अंडाणु। इन दोनों का निर्माण होता है। ये दो 2n कंडीशन में होते हैं, लेकिन जब ये गैमीट बन जाते हैं तो ये n कंडीशन वाले होते हैं। इनका ही आपस में मिलना होता है जिससे बनता है जाइगोट, जिसे आप युग्मनज नाम देते हैं, जो 2n कंडीशन होता है और किसी भी जीव के विकास की यह पहली सेल होती है। यही मेरे दोस्तों आगे बढ़ता रहेगा और डिवीज़न करके पूरे किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या करेगा, पूरा बॉडी इसी के द्वारा बनेगी। तो अब यहाँ जो ये बनना है गैमीट n कंडीशन वाला, इसी को युग्मक जनन कहते हैं। आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है जो n प्रकार की होती हैं, और इसी प्रक्रिया की सहायता से क्या होता है, युग्मक जनन होता है। तो युग्मक जनन के दौरान क्या होता है, गुणसूत्रों का आपस में अलगाव होता है, अलग होते हैं, और इसी अलगाव के दौरान ही क्या होता है, लक्षणों में अंतर होने लगता है। इसी वजह से एक ही माँ बाप की जो संतानें होती हैं आपस में समानता तो रखती हैं, लेकिन हूबहू समान हो, टोटल समान हो, ऐसा नहीं पाया जाता है। इस चीज को समझ लीजिएगा। यहां देखिएगा दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में जीन विनिमय, यानी अर्धसूत्री कोशिका जो विभाजन है उसमें जीनी विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर होता है। थोड़ा क्रॉसिंग ओवर समझ लीजिएगा मेरे बच्चों। क्रॉसिंग ओवर आपको बता दें, अर्धसूत्री विभाजन में जैसा हमने कहा कि एक 2n टाइप की जो सेल होगी उससे 4 n टाइप की सेल का
निर्माण होगा। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यह अर्धसूत्री विभाजन है और इस अर्धसूत्री विभाजन में ही एक प्रक्रिया होती है जिसको आप नाम देते हैं क्या, जीन विनिमय। इंग्लिश में इसी को दोस्तों क्रॉसिंग ओवर नाम देते हैं। आगे जाएंगे तो आप क्रॉसिंग ओवर के नाम से पढ़ेंगे। होता क्या है, एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से ऐसे अटैच्ड होता है और इन क्रोमोसोम्स के बीच में, इन क्रोमोसोम्स के बीच में ये देखिए डीएनए के पार्ट हैं और इन डीएनए के पार्ट्स में क्या हो, अदला बदली हो जाए, एक्सचेंज ऑफ डीएनए के पार्ट हों, है ना। डीएनए के पार्ट टूट करके इसका वाला उसमें, उसका वाला इसमें लग जाए, यानी एक वाला दो में और दो वाला एक में लग जाए टूट करके थोड़ा सा पोर्शन। इसमें जब थोड़ा सा पोर्शन टूट करके एक जगह से दूसरी जगह लगता है, एक थ्रेड से दूसरे थ्रेड में, इसी प्रक्रिया को यहाँ एक अलग नाम देते हैं जिसका यहाँ जिक्र आपसे किया है, और क्या है, जीन विनिमय। दोस्तों इसी जीन विनिमय के कारण ही जो जीव होता है वह डिफरेंसेस रखता है, यहाँ तक कि जो मम्मी पापा एक हों और उससे जो उत्पन्न वाले जितने भी बच्चे हैं उनमें जो समानता न पाए जाने की घटना है वह इसी विनिमय की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं किसी में ये जो दो थ्रेड है मेरे बच्चों, इसमें से छोटा टुकड़ा टूट करके एक्सचेंज हुआ है और किसी में क्या है, थोड़ा सा बड़ा टुकड़ा टूट करके एक्सचेंज हुआ है। तो छोटा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा, कितना बड़ा टुकड़ा है, जितना बड़ा टुकड़ा होगा उतनी ज़्यादा वो जीन लेके जाएगा, या कहते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा। तो इस वजह से आप देखेंगे कि जो सेम पेरेंट्स के बच्चे होते हैं उनमें अंतर होता है, लक्षणों के बेस पे कुछ ना कुछ बेसिक अंतर जरूर पाया जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात हुई आपके किसकी, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय की। ठीक है, अब अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, अगला क्या कह रहा है, निषेचन के दौरान गुणसूत्रों के साथ आने से। अब निषेचन के दौरान गुणसूत्र जो है आपस में जब साथ साथ होते हैं तो उनसे भी वेरिएशन की घटना हो सकती है। ठीक है, तो एक साथ आने का मतलब गुणसूत्रों का, अभी जब हमने फ्यूजन की जो बात कही मेरे बच्चों, उस फ्यूजन की बात यहाँ कंसीडर की जा रही है। आगे बढ़िए। ग्रेगर जॉन मेंडल 1822 टू 1884 आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने अपने संस्करण प्रयोगों के लिए उद्यान मटर को क्या किया था, चुना था, जिसे आप पाइसम सटाइवा कहते हैं। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, जेनेटिक्स के फादर आप भी यही हैं, कौन मेरे बच्चों, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ये फादर ऑफ क्या हैं, जेनेटिक्स हैं, जेनेटिक्स के पितामह कहलाते हैं। साथ ही साथ इनकी जो खास बात है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया था वह मटर के पौधे पे, और ये जो मटर का पौधा है वो कैसा पौधा है, ध्यान दीजिएगा, यह उद्यान मटर है, जिसे आप मीठी मटर के रूप में आप पाते हैं, और इंग्लिश में इसे पाइसम सैटाइवम, पाइसम सैटाइवम नाम देते हैं। पाइसम सैटाइवम नाम देते हैं, इस नाम से होगा क्या, ध्यान दीजिएगा मेरे बच्चों, पाइसम सैटाइवम एक ऐसा नाम है जिसको आप क्या कहते हैं, बोटनिकल नेम कहते हैं। आप जानते हैं बोटनिकल जो नेम होता है वह वर्ड फेमस होता है। आप दुनिया में कहीं चले जाएं, यह नाम लेंगे तो हमेशा आपको उद्यान मटर आपको मिल जाएगी। ठीक है,
साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम इसके बेसिस पे आप जानते हैं। द्विनाम पद्धति भी फ्यूचर में आपको पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ से इस चीज़ को आप समझ लीजिए। तो ये तो रहा मेरे बच्चों पहले स्लाइड का। अगले पोर्शन में देखिए आपको क्या देखना है, देखिएगा। अब इस चैप्टर में आपको देखना है मेंडल ने मटर के पौधे को में 7 विपरीत, ये विपर्यासी का मतलब विपरीत लक्षणों को क्या किया, नोट किया। यानी 7 ऐसे लक्षण देखे जो एक दूसरे से अपोजिट है, उनका एक जोड़ा बनाया और उन्हीं के बेस पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। अब देखिए मेंडल ने अपने संकर प्रयोगों में 3 पदों में एक्सपेरिमेंट किए। पहला शुद्धजनक पौधे का चयन, दूसरा क्रॉस ब्रीडिंग और प्रथम पीढ़ी का, और संकर के स्वसंकरण या द्वितीय तथा आगे की पीढ़ियों का। ये क्या है, ये दोस्तों क्रॉस ब्रीडिंग है, क्रॉसिंग है, जिसके थ्रू यह देखा गया कि आने वाला जो पौधा है वह कैसा होगा। ठीक है, तो आप हमेशा पाएंगे इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ परफॉर्म की गई, किसके द्वारा, मेंडल जी के द्वारा। ठीक है, अब देखेंगे गेगरमान मेंडल साहब ने क्या कहा। मेंडल ने प्रदर्शित किया कि प्रत्येक लक्षण को कारकों या युग्म नियंत्रित करता है, जिसमें से प्रत्येक जनक से वंशागत होता है। यह कारक जनकों से संतति में आनुवांशिक सूचनाओं को ले जाता है। यानी कारक को ही सूचना वाहक के रूप में देखा गया, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वन पीढ़ी टू अदर पीढ़ी, है ना। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी क्या होता है, जो हस्तांतरण होता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ठीक है, हस्तांतरण जो होता है कैरेक्टर्स का, लक्षणों का जाना होता है, उसमें आप देखेंगे कारक जो था वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। उसी चीज को यहाँ इन्होंने बताया है कि प्रत्येक लक्षण को कारकों का एक युग्म यानी जीन, कारक यहाँ मैटर था, फैक्टर को यहाँ आप जीन के बेसिस पे देखिए, जो बाद में फ्यूचर में आप जीन कहने लगे, है ना। उन्हीं जीनों की सहायता से जो सूचनाएं थी वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ट्रांसफर हुआ करती थी। यहां तक क्लियर है, आगे बढ़िए। एक लक्षण के अध्ययन के लिए किया गया प्रजनन प्रयोग क्या कहलाता है, सिंगल क्रॉस कहलाता है। अब इसको समझिएगा, इसे एक नाम और देते हैं, क्या, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। इसे एकल संकरण भी आप नाम देते हैं, जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं। एक संकर क्रॉस, एकल संकरण या एक संकर क्रॉस क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ध्यान दीजिएगा, जब किसी एक लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉसिंग कराई जाती है, क्रॉसिंग का मतलब रिप्रोडक्शन से आप समझिए, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी यानी लंबा पौधा का क्रॉस करा दिया जाता है स्मॉल टी, जिसे आप बौना कहते हैं। तो यहां देखिए लंबे का बौने के साथ क्या किया गया है, कैरेक्टर्स क्रॉस करा के, जनन करा के देखा गया है कि लक्षण कैसा आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, क्योंकि एक लक्षण लिया जा रहा है तो इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे जानते हैं। और चेकर बोर्ड मेरे बच्चों जब बनाएंगे आप, कैपिटल टी स्मॉल टी, आने वाला पौधा कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आपको मिलेगा। यानी जितने पौधे होंगे वो क्या होंगे, टाल होंगे। क्यों टाल होंगे,
सब में टी क्या है, कैपिटल। लंबाई का जो गुण है वह क्या है, डोमिनेंट है, या कह दे मेरे बच्चों प्रभावी। आप जानते हैं कि मेंडल साहब ने बताया था लक्षण दो तरह के होते हैं, एक प्रभावी होता है, एक अप्रभावी होता है। प्रभावी लक्षण जो होता है वह अपने प्रभाव को अगली जनरेशन में अवश्य दिखाता है, जबकि अप्रभावी लक्षण क्या करते हैं, छिप जाते हैं। लेकिन छिपने का यह मतलब नहीं कि वो कभी आएंगे ही नहीं सामने, उनको जब उनकी अवसर मिलता है, परिस्थितियां उनके हिसाब से होती हैं। जहां कैरेक्टर्स के बेस पे कहा गया कि वह किसी और जनरेशन में या नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे किसी ऑर्गेनिज्म में एक लक्षण लेकर के वो प्रकट हो सकते हैं। यानी रिसेसिव कैरेक्टर भी एक दो जनरेशन के बाद अपना प्रकीर्णन कह दें या अपने आप को प्रदर्शित करना कह दें, जरूर करते हैं, मतलब अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, दिखाते हैं। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगला देखिएगा, समान समय पर दो लक्षणों के अध्ययन के लिए किया गया प्रजनन प्रयोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। मतलब मेरे बच्चों, अगर यहाँ लंबाई के साथ आपने क्या कह दिया, फूल के कलर को ले लिया, कैपिटल वाई मान लीजिए पीला के लिए है, स्मॉल वाई मान लीजिए किसके लिए, हरा के लिए है। इस तरह से आप दो लक्षण हो गए, लंबा और पीला, बौना और हरा। तो इस तरह से आप देखेंगे, अगर आप दो लक्षण लेकर के क्रॉसिंग आगे कराएंगे तो क्रॉसिंग में क्या होगा, कुल 16 कैरेक्टर बनेंगे। चेकर बोर्ड इसे कहते हैं, है ना। तो ये चेकर बोर्ड जो है यह बदल जाएगा, बड़े साइज में आ जाएगा, वह बनेगा इनके बेसिस पे, और उस तरह की जो क्रॉसिंग होगी वह डाई हाइब्रिड या द्विसंकर क्रॉस के नाम से जाना जाएगा। आपसे अक्सर पूछा जाता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस, यानी जब एक लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाए, डाई हाइब्रिड क्रॉस जब दो लक्षणों को ध्यान में रख करके क्रॉस कराया जाए। तो इस तरह से मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, इस तरह से आपको दो दो क्रॉस यहाँ देखनी। आगे बढ़िए, अगला है टेस्ट क्रॉस। किसी अज्ञात जीनोटाइप के एक जीवधारी तथा संयुगी अप्रभावी जीवधारी के मध्य संकरण। क्या मतलब है, बात समझिएगा मेरे बच्चों। टेस्ट आप तब लेते हैं जब आपको यह पता करना हो कि जो पढ़ाई हो रही है अच्छी हो रही कि नहीं हो रही, है ना। तो उसके बेसिस पे आप देखेंगे, यहाँ पता करते हैं। तो यहाँ देखिए टेस्ट क्रॉस, टेस्ट क्रॉस क्या है, एक डोमिनेंट कैरेक्टर का जब क्रॉस कराया जाता है रिसेसिव से, तो रिसेसिव को देखा जाता है क्या रिसेसिव किसी जनरेशन में आएगा। तो मेरे बच्चों जब यहाँ क्रॉस कराए थे तो आपको मिला क्या था, मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी टाइप का सभी पौधा। अब इनमें जब सल्फ आप कराएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, चेकर बोर्ड कुछ इस तरह से बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्रॉस देखिए कैपिटल टी का करेंगे तो यहाँ कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ हो जाएगा। यहाँ देखिए टी का वक्त पे स्मॉल टी हो जाएगा, और यहाँ देखिएगा क्या होगा, यहाँ होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक, और लास्ट में हो जाएगा स्मॉल टी। अब आप देख रहे हैं एक पौधा क्या होगा, लंबा होगा। दो पौधे ऐसे होंगे जो कि लंबे तो होंगे लेकिन उसमें रिसेसिव का कैरेक्टर जरूर पाया जाएगा, और एक क्या होगा प्योर, जैसे ये प्योर लंबा था उसी तरह से प्योर ये क्या है, बौना है। तो इनमें रेशियो क्या मिला मेरे बच्चों, दो रेशियो होता है, एक जीनोटाइप रेशियो, एक फिनोटाइप रेशियो। तो अगर आप जीनोटाइप रेशियो कहेंगे, यहां लिख दे रहा हूं बच्चों, जीनोटाइप
जीनोटाइप का मतलब जो जीन के बेस पे हो। तो जीन के बेस पे देखेंगे तो 2 में समान है और 1 में क्या है, अंतर है। तो यहाँ रेशियो क्या बन जाएगा, वहाँ बन जाएगा मेरे बच्चों 1:2:1। कैसे, 1 क्या है, लंबा है, प्योर है। 2 क्या है, हाइब्रिड हैं और लंबे हैं। तीसरा क्या है, बौना है और क्या है, प्योर है। तो इस तरह से ये रेशियो मिल जाएगा। लेकिन अगर आप फिनोटाइप कहेंगे, फिनोटाइप रेशियो में क्या है, आप देखेंगे 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा क्या है, डार्फ या छोटा है। इस तरह से 3:1 मिलेगा। जो हमें लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें फिनोटाइप, और जो जीन के बेस पे हमें क्रास में दिखाई देते हैं, हम चेकर बोर्ड बना के समझ पाते हैं, उसे हम जीन कहते हैं ना, जीन के अंदर होता है। तो ये आपका कुछ लक्षण रहा। आगे बढ़ते हैं, आता है व्युत्क्रम क्रास में मूलतः क्रास के विपरीत समान लक्षण लेकिन विपरीत लिंगों के पौधे के मध्य कराया जाता है। थोड़ा सा देखिए, कह रहा है व्युत्क्रम क्रास। व्युत्क्रम क्रास का मतलब ही होता है उल्टा क्रास। मूल जो क्रास के विपरीत लेकिन समान लक्षण विपरीत लिंगों के पौधे के मध्य कराया जाता है। इसको भी आप याद रखेंगे मेरे बच्चों। आगे बढ़ें, अगली स्लाइड ध्यान दीजिए। अब यहां देखिए, मेंडल ने आनुवंशिकता की कुल 3 नियम बताए। हालांकि बताया तो 2 ही था, फ्यूचर में उसका डिस्कस करके 3 नियम बना दिया गया। तो 3 नियम मेंडल्स के नाम से ही जाने जाते हैं। क्या है, पहला है प्रभाविता का नियम, जिसे आप लॉ ऑफ डिपेंडेंसी कहते हैं। दूसरा है पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट। ठीक है। तीसरा है स्वतंत्र अभिवन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थोड़ा सा समझिएगा किसका क्या अर्थ है और क्या मतलब निकल के आ रहा है। जैसे डोमिनेंसी की अगर हम बात करें, जिसे आप कहते हैं प्रभाविता, प्रभाविता का नियम, डोमिनेंसी का नियम। क्या है डोमिनेंसी या प्रभाविता का नियम? देखिएगा मेरे बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका क्या है, इस पर प्रभाव रहेगा। ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा लोकल लैंग्वेज में, अपनी भाषा। मान लीजिए आपके बड़े भैया और आप जा रहे हैं कहीं घूमने और आप गुटखा खाते हैं और बड़े भैया साथ में हैं, तो आप गुटखा खाएंगे? पता है, मौका मिल जाए तो आप क्या करेंगे, उनके रहने से, बड़े भैया के रहने से छोटे भैया क्या करेंगे, गुटखा नहीं खाएंगे। तो उनका क्या हुआ, बड़े भैया का प्रभाव रहा किस पे, छोटे भाई। यही दोस्तों है क्या, प्रभाविता का नियम। लेकिन इसके लैंग्वेज तो समझाने के लिए मैंने कहा, इनका क्या कहना था कि अगर एक लक्षण दूसरे लक्षण को क्या करे, प्रकट ना होने दे, दबा दे, तो इसे क्या कहेंगे, जो लक्षण दब जाएगा उसे अप्रभावी लक्षण, और जो नहीं दबेगा, दबाएगा, उसे प्रभावी। यानी यहां कैपिटल टी क्या होगा, प्रभावी लक्षण, और स्मॉल टी क्या होगा, अप्रभावी लक्षण कहलाता है। क्लियर हुआ? यही दोस्तों है क्या, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आगे देखिएगा, अगला क्या है, अगला क्या है, पृथक्करण का नियम या गैमेटों की शुद्धता का नियम। मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, रिएक्शन हो रहा है भाई कैपिटल टी स्मॉल टी का। चेकर बोर्ड पे देखिए,
कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, आपने कराया कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब आप यहां देख रहे हैं कि जब जो है इन दोनों को अलग कर दिया गया तो एक टाइम ऐसा आया जब छोटे भैया भी क्या है, गुटखा खाने का मौका पा गए हैं। मतलब जो कैरेक्टर अप्रभावी था उसने अपना लक्षण क्या किया, दिखा दिया। मतलब भैया, छोटे भाई और बड़े भाई दोनों साथ में जा रहे हैं, तो ज्यों ही बड़े भाई साथ थोड़ा साइड हुए, है ना, छोटे भाई से अलग हुए, तो छोटे भाई को मौका मिला तो क्या किया उसने, खरीद लिया गुटखा, है ना। तो ये क्या हुआ मेरे बच्चों, ये है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलगाव का नियम, या कह दें पृथक्करण का नियम। जब ही जीन आपस में अलग होते हैं, जो ही अलगाव हुआ तो ये अपने लक्षण को शो करेंगे। ये वाला लक्षण तो नहीं था, देखिए जो स्मॉल टी आपस में साथ में आ गए, और जब साथ में आ गए तो अपना लक्षण शो किए। इस तरह बनने वाला जो पौधा होगा वो क्या होगा, बवना होगा, आप जानते हैं। ठीक है, ये आपका है क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब यहां देखिएगा स्वतंत्र अभिवन का नियम क्या कहता है, इसी में वह नियम सम्मिलित है, समझना चाहिए, बस आप समझ लीजिए। स्वतंत्र अभिवन का मतलब जब स्वतंत्र रूप से कैरेक्टर्स अलग अलग जा रहे हैं तब अपने आप को क्या है, स्वतंत्र होते ही अपना लक्षण शो कर रहा है। कौन, स्मॉल टी। यही क्या है मेरे बच्चों, कहलाता है स्वतंत्र अवयवन का नियम। तो थोड़ा सा किताबों में पढ़िएगा, मैंने किताबी लैंग्वेज कम समझाई है, आपको अपने लैंग्वेज में समझाने का प्रयास किया है। और आप देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मेरे बच्चों पूछिएगा, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। जीन शब्द का प्रयोग जोहानसन नामक साइंटिस्ट ने 1909 में दिया है, 1909 में दिया है। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए, क्लियर है। जीन, दूसरा पॉइंट क्या है, जीन गुणसूत्रों पर विशिष्ट स्थितियों में स्थित डीएनए खंड। जीन क्या है भाई, गुणसूत्रों पर विशिष्ट परिस्थितियों, कोई विशेष परिस्थिति हो, स्थिति हो, तो उसमें देखेंगे क्या है, डीएनए खंड होते हैं। बात समझ में आ रही है। अगर पूछा जाए जीन क्या है, तो डीएनए में छोटे छोटे कण के रूप में उपस्थित होते हैं, उन्हीं को हम जीन कह देते हैं, समझने के लिए। ठीक, आगे बढ़िए। आनुवांशिक आणविक संकल्पना के अनुसार एक जीन एक आनुवांशिक इकाई है जो न्यूक्लियोटाइड के विशिष्ट अनुक्रम डीएनए खंड होते हैं तथा विशिष्ट जैविक कार्य के लिए, मतलब एक जीन से कोई एक एंजाइम्स बनेगा और उसका कैरेक्टर शो होगा। तो यहाँ तक आपको बात समझ आई। आगे बढ़ते हैं। अगला जो पॉइंट है आपके सामने मेरे बच्चों, क्या, डीएनए, जिसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। यह क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ से क्या मतलब, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो लक्षण जा रहे हैं, इन्हीं पदार्थों की हेल्प से जा रहे हैं, क्योंकि यह जेनेटिकली यही ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, और लक्षणों को लेकर के जाता है कहाँ से, पेरेंट से कहाँ तक, ऑफ स्प्रिंग या बच्चों तक। बात करेंगे अगला पॉइंट, डीएनए अणु असंख्यक न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, अर्थात यह दीर्घ अणु जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के रूप में पाया जाता है। क्या मतलब, डीएनए छोटे छोटे जीन जो हैं आपस में अटैच होकर के बनाते हैं। तो क्या मतलब, डीएनए का पूरा जो कण है उसकी यूनिट है, और जो उसकी यूनिट है मेरे बच्चों वो आप देखेंगे आपस में अटैच होती है। तो जो ये यूनिट है दैट्स आर मोनोमर, इकाई कहलाएगी। और जब आपस में ये मिल करके एक लंबी चेन बना रहे हैं तो इसी को पॉलीमर नाम दे रहे हैं, जो यहाँ आप पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बेस पे देख रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोटाइड का मतलब यूनिट, एक एक न्यूक्लियोटाइड मिलता है, और जब ढेर सारे मिल जाते हैं तो एक चेन बनाते हैं, और उसी को आप देखेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम नाम देते हैं, जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए के बेस पे जाना जाता है। इसी के साथ ये जो पोर्शन था मेरे बच्चों, जो कि हमने आपके लिए सेलेक्ट किया था,
यहाँ फिनिश होता है। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आप मिलेंगे फिर से। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलें, उसके लिए ज़रूरी है ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन यूट्यूब चैनल पे आप जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली जो भी वीडियोज़ हो दोस्तों वो लगातार आपको प्राप्त होते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।